मैं डॉक्टर सुनीत मील, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर। आज हम संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन किसे कहते हैं, किस प्रकार से कोई वस्तु संसार में संसाधन बनती है, कब उसका संसाधन का दर्जा खत्म हो जाता है, इसके बारे में अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हमने उस टाइम में आपको बताया था कि मनुष्य की आवश्यकता और प्रकृति में उपलब्धता, ये दो चीजें मिलकर के किसी भी वस्तु को संसाधन बनाती हैं। तो आज इन्हीं संसाधनों का अपन वर्गीकरण करेंगे। संसाधनों का वर्गीकरण। पहला है इसका उपयोग की सततता के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा उद्देश्य के आधार पर और चौथा है स्वामित्व के आधार पर। यानी मुख्यतः संसाधनों के जो चार बड़े वर्ग किए गए हैं वो चार बड़े वर्ग हैं। उसके बाद में उनको छोटे छोटे भागों में भी विभाजित किया गया है। तो पहला बड़ा उपयोग है उपयोग की सततता के आधार पर। उपयोग की सततता के आधार पर संसाधनों को तीन भागों में विभाजित किया गया है: नवीनीकरणीय योग्य या असमाप्य संसाधन, नवीनीकरण के अयोग्य या अनवीनीकरणीय संसाधन या समाप्य संसाधन, और तीसरा आपका सक्रिय संसाधन। पहला है नवीनीकरण के योग्य संसाधन। इस प्रकार के संसाधन जिनका प्रकृति में नवीनीकरण होता रहता है, अपने आप नवीनीकरण होता रहता है। यानी संसार के अंदर पाए जाने वाले इस प्रकार के संसाधन जो खत्म होते रहते हैं और प्रकृति के द्वारा लगातार उनका नव निर्माण होता रहता है। इस प्रकार के संसाधन ऐसा माना जाता है कि कभी समाप्त नहीं होते, तो इनको नवीनीकरणीय योग्य संसाधन और असमाप्य संसाधन कहते हैं। इस श्रेणी में वे सभी संसाधन आते हैं जिनको पुनः उत्पादित किया जा सकता है। इसे तो भौतिक, यांत्रिक या रासायनिक प्रतिक्रिया अपनाई जा सकती हैं। अतः ये संसाधन असमाप्य होते हैं और सस्टेनेबल रूप से इनकी पुनरावृत्ति संभव है। सस्टेनेबल वर्ड क्यों यूज हुआ है, ये मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। तो उदाहरणतः वनों में एक क्षेत्र में काटे जाने के उपरांत वन पुनः दोबारा से उत्पन्न हो जाते हैं। वन्य प्राणियों में एक बार मारे जाने के बाद उनकी दोबारा उत्पत्ति संभव है। इसके अलावा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, मृदा कृषि, ये जो चीजें हैं या वस्तुएं हैं, इन सब का उत्पादन एक बार समाप्त होने के बाद में हम दोबारा भी कर सकते हैं। इसका नाम इनको बोलते हैं नवीनीकरणीय योग्य संसाधन। अब ये प्रश्न मैंने अभी पूछा या आपको बताया कि सस्टेनेबल वर्ड क्यों यूज हुआ, तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूं कि सस्टेनेबल वर्ड जो है वो इसलिए यूज किया गया क्योंकि देखिए अभी तक हम जल को क्या समझ रहे थे, असमाप्य। जब से मैंने उदाहरण भी बताया कि जल असमाप्य संसाधन है, लेकिन क्या वास्तव में जल असमाप्य है? आज मनुष्य के अंदर लगभग 70% जो भाग है इस पृथ्वी का, उसके अंदर जल उपलब्ध है, फिर भी पीने के पानी की कमी हो रही है। वायु है जिसको हम असमाप्य संसाधन मानते रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को, बड़े बड़े शहरों के अंदर लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपयोग में लेने पड़े सांस लेने के लिए। तो क्या हुआ कि जिस पानी और वायु को हम असमाप्य समझ रहे थे, वो पानी और वायु की जो गुणवत्ता है वो वर्तमान समय में इतनी खराब हो गई कि वो भी उपयोग में लेने लायक नहीं रही। इस कारण एक सस्टेनेबल वर्ड का यूज हुआ है कि केवल उपलब्धता ही उसके उपयोग का आधार नहीं है, बल्कि जो संसाधन उपलब्ध है उसकी गुणवत्ता किस प्रकार की है, कि वो मनुष्य के उपयोग के लायक है या नहीं है। ये भी बहुत जरूरी है ये जानने के लिए कि वो संसाधन है या नहीं है। दूसरा इसमें है अनवीनीकरणीय संसाधन। दूसरा कौन सा है? अनवीनीकरणीय संसाधन, यानी इस प्रकार के संसाधन जिनको एक बार में उपयोग में लेने के बाद में दोबारा उनका उत्पादन संभव नहीं है, या दोबारा उत्पादन संभव भी है तो वो इतने समय के पश्चात है, 1000 साल पश्चात, 10,000 साल पश्चात,
यानी इन संसाधनों का या तो नवीनीकरण संभव नहीं है, और यदि नवीनीकरण होता है तो भी इतने लंबे अंतराल के बाद में होता है कि वर्तमान पीढ़ी नहीं, वर्तमान पीढ़ी के बाद में कई पीढ़ियां उसको उपयोग में लेने लायक शेष नहीं रहेंगी। इस कारण इस प्रकार के संसाधनों को हम अनवीनीकरणीय संसाधन या असमाप्य संसाधन भी कहते हैं। संसाधनों की इस उद्योगों की श्रेणी में ऐसे संसाधन जिनका एक बार दोहन के उपरांत उनका पुनः पूर्ति संभव नहीं है, इनकी मात्रा सीमित होती है और इनका निर्माण भी लंबी अवधि के पश्चात होता है। अतः इस श्रेणी में संसाधनों का दोहन तीव्र गति से करने पर ये समाप्त हो जाते हैं। इस श्रेणी में मुख्यतः हमारे पृथ्वी के गर्भ में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो खनिज संसाधन हैं उनको इस श्रेणी के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। कोयला, पेट्रोल, गैस, विभिन्न प्रकार के अन्य खनिज पदार्थ, इन सबको एक बार उपयोग में लेने के बाद में ये दोबारा पुनः उपयोग के लायक नहीं बचते, तो इनको हम क्या बोलते हैं? अनवीनीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। इसी श्रेणी का तीसरा जो है वो है चक्रीय संसाधन, रिसाइकलेबल रिसोर्सेज। आज के टाइम में आप वर्तमान में टीवी, रेडियो, अखबारों में बार बार आप पढ़ रहे हो रिसाइकल रिसाइकल। जब हम कचरा इकट्ठा करने हमारे पास में आते हैं तो भी उनके पास में अलग अलग प्रकार के ड्रम्स होते हैं। एक में आप वो कचरा डालते हो जो दोबारा रिसाइकल नहीं किया जा सकता, एक में वो कचरा डालते हो जो रिसाइकल संभव है। तो ये रिसाइकल वर्ड हम बार बार वर्तमान समय में सुन रहे हैं। रिसाइकल का मतलब होता है कि किसी संसाधन को एक बार उपयोग में लेने के बाद में उसको संसाधन को दोबारा उपयोग में लेने लायक बनाना। तो एक ही संसाधन क्या है, कई बार काम में लिया जा सकता है, तो ऐसे संसाधनों को हम क्या बोलते हैं? रिसाइकल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो पृथ्वी तल पर कुछ ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जिनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। जल संसाधन है, उसको अलग अलग रूपों में उपयोग में किया जा सकता है। इसी प्रकार से लोहे को भी एक बार आप उपयोग में ले लेते हो फिर फेंक देते हो। आपने देखा होगा आपके गली के अंदर रद्दी वाला आता है, वो पुराने अखबार खरीदता है, पुराने लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम इन चीज़ों को खरीद लेता है, कांसे के बर्तन वो वापस खरीद लेता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं संसाधन को एक बार काम में लेने के बाद में इनको दोबारा कारखाने में ले जा करके दोबारा से नई प्रकार से मॉडिफाई करके दोबारा से काम में लिया जा सकता है। पानी है, एक बार कारखाने में पानी काम में ले लिया तो उसको दोबारा से कारखाने में पानी को उसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें ऐसे संसाधन होते हैं, चक्रीय संसाधन के अंतर्गत ऐसे संसाधनों को शामिल किया जाता है जिनको एक बार उपयोग में लेने के बाद में उनको पुनः उपयोग में लेना संभव है। तो ये संसाधनों का पहला वर्ग था उपयोग की सत्ता के आधार पर, यानी कोई संसाधन का कितने लंबे समय तक लगातार रूप से उपयोग किया जा सकता है, उसके आधार पर हमने संसाधनों को तीन भागों में नवीनीकरणीय योग्य, अनवीनीकरणीय योग्य और चक्रीय संसाधनों में विभाजित किया। अब संसाधनों के वर्गीकरण का दूसरा वर्ग है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक संसाधन। कितने प्रकार के होते हैं? जैविक और अजैविक दो प्रकार के संसाधन होते हैं। हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो संसाधन होते हैं वो अलग अलग अवस्थाओं में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। जैविक संसाधन, इनको हम भौतिक संसाधन भी कहते हैं, और दूसरा जैविक संसाधन होता है। भौतिक तथा जैविक संसाधन परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। स्वयं मानव एक जैविक संसाधन है जो पृथ्वी के स्थलीय स्वरूप में परिवर्तन करते हुए क्रियाशील रहता है। यानी जिन संसाधनों के अंदर जीव पाया जाता है, जो सांस लेने का कार्य करते हैं, जनन करने का कार्य करते हैं, वो तो जैविक संसाधन है। और जिन संसाधनों के अंदर सांस लेने की क्षमता नहीं पाई जाती, जिनमें अपनी वृद्धि करने की क्षमता नहीं होती, वो संसाधन आपके अजैविक संसाधन कहलाते हैं। तो पहला आपका है अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधनों के अंतर्गत अजैविक या अकार्बनिक संसाधन आते हैं, जिनमें जीवन क्रिया नहीं होती है, यानी इनमें जीवन नहीं पाया जाता है और इनका नवीनीकरण संभव नहीं है। जब जनन नहीं कर सकते तो नवीनीकरण भी संभव नहीं है। ये एक बार उपयोग में लेने के उपरांत समाप्त प्राय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अतः इन्हें समाप्त संसाधनों की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए हमें इन संसाधनों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार सोच समझ करके ही करना चाहिए। हमारे पृथ्वी
तल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो खनिज है इसके सर्वप्रमुख उदाहरण हैं। अजैविक संसाधनों के वितरण में सामान्यतः असमानता पाई जाती है। कुछ स्थानों पर किसी संसाधन की उपलब्धता है तो कुछ स्थानों पर किसी अन्य प्रकार के संसाधन की उपलब्धता पाई जाती है। कुछ देश या स्थान संसाधनों के मामले में समृद्ध हैं और कुछ के अंदर रिक्तता पाई जाती है। हमारे देश की बात करें तो कर्नाटक है, उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से धनी राज्य हैं। लेकिन जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, ये बिल्कुल संसाधनों के मामले में न्यूनतम स्थिति पाई जाती है। संसार की बात करें तो अमेरिका है, रूस है, चीन है, ब्राज़ील है, ये राष्ट्र संसाधनों के मामले में अत्यंत धनी हैं। तो कुछ राष्ट्र मुख्यतः जिनमें अफ्रीकन राष्ट्र हैं उनमें संसाधन बहुत कम पाए जाते हैं। तो संसाधनों की जो उपलब्धता है संसार में वो क्या है, उनमें असमानता पाई जाती है। कुछ संसाधन संसार में सामान्य रूप से सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे वायु, सूर्य तप, मृदा। लेकिन कुछ संसाधन जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, ये बहुत कम स्थानों पर ब्रैकेट्स में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अजैविक संसाधन होते हैं वो समाप्त प्राय संसाधन है, उनमें वृद्धि करने की क्षमता नहीं पाई जाती, इसलिए इन संसाधनों का कम से कम न्यूनतम उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरे प्रकार के जो संसाधन है वो कहलाते हैं आपके जैविक संसाधन। तो जैव मंडल में स्थित अनेक संसाधन जिनमें जीव पाया जाता है वो जैविक संसाधन कहलाते हैं। वन है, वन्य प्राणी है, पशु हैं, पक्षी हैं, वनस्पति हैं, अन्य छोटी तथा सूक्ष्म जीव संसाधनों जैविक संसाधन के उदाहरण हैं। यानी इस प्रकार के संसाधन जो सांस ले सकते हैं, जो जनन कर सकते हैं, जो अपने आप में अपनी वृद्धि कर सकते हैं, जिनमें जीव पाया जाता है, ऐसे संसाधन जैविक संसाधन कहलाते हैं। और इन संसाधनों का मुख्यतः नवीनीकरण संभव है, सामान्यतः नवीनीकरण संभव है। इन संसाधनों को मानवीय क्रियाओं के द्वारा अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। सामान्यतः नवीनीकरण योग्य संसाधन है, लेकिन मानव के द्वारा अत्यंत दखलंदाजी, इंटरफेयर करने के कारण, एक सीमा से अधिक दोहन करने के कारण ये संसाधन भी वर्तमान समय में सोचनीय विषय बन चुके हैं। पशुपालन, मत्स्य पालन, वृक्षारोपण आदि कार्यों से जैविक संसाधनों को बढ़ा सकते हैं, जबकि वनोन्मूलन संकटापन्न जीवों का शिकार करके कमी लाई जा सकती है। जैविक संसाधन दौर में तकनीकी ज्ञान का उपयोग के तरीके का भी प्रभाव पड़ता है। ये चल साधन माने जाते हैं। जैविक संसाधनों के वितरण में भौगोलिक घटकों की प्रमुख भूमिका रहती है। उदाहरण के लिए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु में सघन वनस्पति मिलती है, जबकि टुंड्रा क्षेत्रों में इनका अभाव पाया जाता है। ये क्योंकि देखो जीव जिनमें पाया जाता है, ये जीव वातावरण से अत्यधिक प्रभावित होता है, क्योंकि जीव सांस लेता है, प्रकाश का उपयोग करता है, अपने संख्या में वृद्धि करने के लिए भोजन का उपयोग करता है, और ये तीनों प्रकार की जो क्रियाएं हैं ये वातावरण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। तो जो प्रकृति है, जो भौगोलिक क्रियाएं हैं, वो जैविक संसाधनों की उत्पत्ति, उनके नवीनीकरण के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डालती हैं। तो जैविक संसाधनों में अजैविक संसाधनों की तुलना में अत्यधिक विविधता मिलती है, लेकिन ये कम कठोर होते हैं, साथ ही इनका शीघ्र विकास हो सकता है, जबकि भौतिक संसाधनों विकास में दीर्घ अवधि लगती है। जो अजैविक संसाधन होते हैं उनके डेवलपमेंट में, उनके विकास में बहुत अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है, जबकि जो जैविक संसाधन होते हैं उनकी वृद्धि शीघ्रता से संभव है अपेक्षा अजैविक संसाधनों की। तो भौतिक संसाधनों की मात्रा निश्चित होती है, तो इन्हें घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन जैविक संसाधनों की मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं। मनुष्य मृदा या जल का निर्माण नहीं कर सकता, जबकि वृक्षारोपण कर सकता है। जीवों की संख्या में वृद्धि या कमी कर सकता है। इस प्रकार भौतिक और जैविक संसाधनों का आधार एक ही है, वो है हमारी पृथ्वी तल, लेकिन फिर भी हमारा इनके अंदर विभिन्नता पाई जाती है। तो ये हमारे संसाधन वर्गीकरण का आज भाग फर्स्ट था। तो आप सामान्य रूप से समझ गए होंगे कि जो संसाधनों का जो वर्गीकरण है उसके हमने 4 भाग किए हैं। भाग जो फर्स्ट है उसके वीडियो में मैंने आपको आज 2 संसाधन बताए, उत्पत्ति के आधार पर और उपयोग की सत्ता के आधार पर। धन्यवाद।